नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर सुधीर महिर्षि एक अनुभवी वरिष्ठ चिकित्सक है जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के विशेषज्ञ है। वे एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आपने नई दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल से डीएम की उच्च शिक्षा प्राप्त की है और आईएलबीएस संस्था में प्रोफेसर शिव सरीन के साथ भी कार्य कर चुके हैं। आपको यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है और आपके 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपने कई पुस्तक अध्याय भी लिखे हैं और फैटी लिवर रोग पर एक पुस्तक का संपादन किया है। इसके अलावा आपको अमेरिका और जापान से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर की शुरुआती पहचान और उपचार में विशेष प्रशिक्षण की भी प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से सर हम आपको बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरी उम्र 34 वर्ष है और मेरी रिपोर्ट में लिवर एंजाइम्स SGPT, SGOT लगातार बढ़े हुए आ रहे हैं, जबकि मुझे कोई खास लक्षण नहीं है। मुझे आगे कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए? विकास अरोड़ा का ये सवाल आया है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए शैली जी। विकास जी का जो क्वेश्चन है कि उनकी उम्र तकरीबन 24-25 साल है, उनके SGOT, SGPT बढ़े हुए आ रहे हैं लगातार, उनको लक्षण नहीं है। देखिए, हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये समस्या या प्रॉब्लम्स कॉमनली देखने को मिलती है। हालांकि SGOT, SGPT रेज्ड होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बट जो मुख्य कारण आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है वो है फैटी लीवर डिजीज, जिसको पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बोलते हैं, लेकिन आजकल मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड डिस्फंक्शन भी डिजीज बोलते हैं, जिसे मैसेल्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मरीज को शुरुआती अवस्था में लक्षण नहीं होते हैं, SGOT, SGPT रेज्ड होते हैं और बाद में फिर आगे जाके दिक्कत होती है। अब इनका क्वेश्चन है कि कौन सी और जांच करानी चाहिए। तो जांच के लिए जो इनको नियर बाय अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या फिजिशियन से मिलना चाहिए और सबसे पहले इनको पेट की सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन करना चाहिए और उसके बाद में जो फैटी लीवर डिजीज से रिलेटेड और जांचें हैं, जैसे कि ब्लड शुगर कराना, लिपिड प्रोफाइल कराना जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखते हैं, और कोई कारण जिसकी वजह से SGOT, SGPT बढ़ सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B का एंटीजन टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस C की एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, वो सब भी कराना चाहिए। जब सोनोग्राफी में ये फैटी लीवर कंफर्म हो जाता है तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल की जांच है फाइब्रोस्कैन, जो लेटेस्ट जांच अभी आई है, जिससे अपन लीवर के अंदर फैट का कंटेंट देखते हैं, साथ में फैट होने की वजह से लीवर में कितना नुकसान हो चुका है, फाइब्रोसिस जिसमें लीवर सिकुड़ने लगता है, जो आगे जाके लीवर परमानेंट डैमेज की तरफ जा सकता है, वो वाली जांच करानी चाहिए। वो जांच अभी SMS अस्पताल में भी उपलब्ध है और सरकार की द्वारा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी काफ़ी जगह उपलब्ध हो चुकी है या निकट भविष्य में उपलब्ध हो जानी चाहिए। तो ये सब जांच करा के अपने जो फैटी लीवर या लीवर की डिजीज स्टेटस का पता करना चाहिए और उसके अनुसार उसका इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 29 वर्ष है और मुझे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर नफाल्ट बताया गया है। क्या यह आगे चलकर सिरोसिस में बदल सकता है? इसे शुरुआती स्टेज में रोकने के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या है? रीना सक्सेना का सवाल आया है। देखिए रीना जी, आज के टाइम पे आई थिंक आपका जो सवाल है बहुत ही रिलेवेंट है जी। जो आपने बोला कि आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ऑलरेडी पता चल चुका है, डायग्नोस हो चुका है और आपकी उम्र भी तकरीबन 30 साल के आसपास है। तो सबसे पहला जो आंसर आपके लिए कि डेफिनेटली आगे जाके लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे फैटी लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट जो हैं लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें कुछ परसेंटेज ही होते हैं, 10-20%, 25% लोग ही आगे जाके जो कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, जो जिनकी वजह से फैटी लीवर हो रहा है उसको कारण को नहीं हटाते हैं, उन लोगों में होता है, सारे लोगों में नहीं होता जी। अब इसको क्या करना चाहिए कि आगे जाके इस तरह की समस्या या इस तरह की स्टेज में अपन नहीं पहुँचे जी। तो फैटी लीवर डिजीज़ अभी आज के टाइम जो इसका मुख्य कारण है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल, जिसमें जो भी व्यक्ति होता है वो एक्सरसाइज नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, खान पीन का जो स्तर है वो ख़राब हो चुका है। बहुत सारे लोग हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट खाते हैं, बाहर के फूड खाते हैं, जंक फूड, तले हुए जो फूड जो उनका कंजम्पशन करते हैं, तो उसकी वजह से पेट में फैट बढ़ता है जो लीवर में जमा होता है। लीवर में जब फैट जमा होता है शुरुआती अवस्था में फैटी लीवर होता है,
उसके आगे वाली स्टेज में नैश बोलते हैं, जैसे नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहिपेटाइटिस, जिसमें क्या होता है लीवर में फैट के साथ सूजन आ जाती है। जी। और उसके आगे वाली स्टेज फाइब्रोसिस होता है, जिसमें लीवर में परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेज जो लास्ट स्टेज होती है जिसमें सिरोसिस डेवलप हो जाता है। तो उस स्टेज को रोकने के लिए अपने को अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना होगा। जैसे कि मैंने बोला, एक्सेसिव कैलोरी वाले फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, हाई फैटी फूड, बाहर का खाना, जंक फूड होते हैं वो सब अवॉइड करने पड़ेंगे। नियमित 30 से 40 मिनट व्यायाम करना पड़ेगा जिससे कि आपकी दिनचर्या संतुलित रहे। और इसके साथ ही साथ अपने जो आसपास के जो आपके हेपेटोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, यदि वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिजिशियन को भी आप दिखा के, इसकी कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे विटामिन ई होती है, कुछ और भी दवाइयाँ आ चुकी हैं जिनको उस पर्टिकुलर स्टेज पे, जैसे डायबिटिक है तो अलग तरह की दवाइयाँ होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है तो अलग तरह की दवाइयाँ होती है, वो दवाइयाँ अपन शुरू करें तो उसको अपन उसी स्टेज पे रोक सकते हैं और आगे होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 41 वर्ष है और मुझे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाया गया है। क्या यह पूरी तरह ठीक हो सकता है या जीवन भर रहता है? मुझे अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए? अनिल चौधरी का सवाल आया है। देखिए अनिल जी, हेपेटाइटिस बी आपको पता चला है, ये अच्छी बात है कि आपको और लक्षण नहीं है हेपेटाइटिस बी से, उसके पहले ही पता चल गया है जी। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि ये जीवन भर रहता है क्या? 99% लोगों में हेपेटाइटिस बी जीवन भर लीवर की कोशिकाओं में रहता है, क्योंकि इसका डीएनए, जो भी व्यक्ति जिसके अंदर इन्फेक्शन होता है उसके डीएनए के अंदर समा जाता है तो वो पूरी तरह से निकल नहीं पाता। लेकिन दवाइयों से इसको सप्रेस किया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है जिससे इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और डिजीज़ नहीं हो पाती। जैसे कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, आगे जाके हेपेटाइटिस बी सिरोसिस में कन्वर्ट नहीं होगा, या सिरोसिस के बाद और कॉम्प्लिकेशन लीवर कैंसर बनना, वो खतरे या तो नहीं होंगे या कम हो जाएंगे। तो दवाइयों से इसको अपन सप्रेस कर सकते हैं, पूरी तरह से लीवर की कोशिकाओं से 99% नहीं हटा सकते। 1% लोगों में ये ख़त्म हो जाता है जिसमें एंटीबॉडी बन जाती है, वो बहुत ही कम चांसेस है। रही बात आपकी कि भाई दिनचर्या में क्या सुधार किया जाए या लाइफस्टाइल में क्या सुधार किया जाए, तो हेपेटाइटिस बी अपने आप में एक बीमारी का साथ लेके आता है जिसमें लीवर में वो नुकसान करता है, हेपेटाइटिस करता है, सिरोसिस करता है और आगे और कॉम्प्लिकेशन करता है। उसे दिनचर्या में ज़्यादा असर करने से उसके हेपेटाइटिस बी के बर्ताव में या उसके वायरुलेंस में या उसके लीवर को डैमेज करने की क्षमता में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, यदि आपकी दिनचर्या खराब है, आपके लीवर में ऑलरेडी जैसे फैटी लीवर है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो भी लीवर को डैमेज करेगा, हेपेटाइटिस बी भी लीवर को डैमेज करेगा। तो वहाँ पे दोनों फैक्टर मिल के लीवर को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आप अपनी दिनचर्या या अपनी लाइफस्टाइल संतुलित रखें तो और वजह से लीवर को नुकसान नहीं होने दें जी। और नियमित रूप से अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाते रहें। हेपेटाइटिस बी की दवाई यदि शुरू करने के इंडिकेशन है, देखो सारे हेपेटाइटिस बी जो होते हैं वो बीमारी नहीं करते जी। बहुत सारे लोगों में हेपेटाइटिस बी एक एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में रहते हैं, उनका टाइटर भी कम होता है ब्लड में, तो उस स्टेज में अपन उनकी दवाई नहीं शुरू करते, उनको खाली अपन मॉनिटरिंग सर्वेलेंस पे रखते हैं कि भाई हर 3 महीने 6 महीने से जांच कराएंगे। जैसे ही वायरस का लेवल बढ़ेगा या वायरस लीवर में नुकसान करेगा, सूजन करेगा, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ेंगे तो उसकी दवाई शुरू कर देते ताकि वो मैक्सिमम इफेक्ट आए। तो उस कंडीशन में अपनी दवाई शुरू करा के नियमित रूप से दवाइयाँ ले। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मरीज ये सोचता है कि भाई मैंने दवाई ले ली, 3 महीने ली, 6 महीने ली, 12 महीने ले ली, वो फिर सोचता है मेरा एसजीओटी एसजीपीटी भी ठीक है यार, मैं कब तक दवाई लूँगा, वो अपने आप दवाई बंद कर देता है। तो उस समय वो सबसे ज़्यादा नुकसान में जाता है, वो ऑलरेडी उसको दवाई वायरस को एक्सपोज हो चुकी होती है। तो बीच में दवाइयाँ बिना हेपेटोलॉजिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह से बंद नहीं करनी चाहिए, रेगुलर दवाई लेनी चाहिए। अगला सवाल है, मेरी उम्र 47 वर्ष है और मुझे खाने के बाद भारीपन, मतली और कभी कभी उल्टी महसूस होती है। क्या यह पित्त से जुड़ी लिवर की समस्या हो सकती है? कविता शर्मा का सवाल आया है। देखिए कविता जी, आपका जो सवाल है कि खाने के बाद आपको पेट में भारीपन होता है, मितली होता है जिसे नोजिया कहते हैं, या कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, लीवर या पित्त की समस्याओं से ये हो सकता है, पर यूजुअली अधिकतर लोगों में लीवर की वजह से नहीं होता। ये बेसिकली डिस्पेप्सिया होता है जिसे पोस्ट प्रैंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम हम बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। और उसके रीज़न भी वही हैं जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया है कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना, एक्सेसिव वेट गेन होता है और खान पीन में संयमित नहीं रहना। आप यदि खाने की जितनी भूख है उसे ज़्यादा खाओगे,
फैटी फूड ज़्यादा खाओगे, बाहर का खाना ज़्यादा खाओगे, टी कॉफ़ी का कंजम्पशन ज़्यादा करोगे, या कुछ और लोग जैसे जो कि टोबैको कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में भी इस तरह की समस्या ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में ये दिक्कत पेट में या स्टमक में सूजन, जिसे गैस्ट्राइटिस करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। किसी को गैस्ट्रिक अल्सर होता है, उसकी वजह से भी होता है। या पेट में और कोई बीमारियां, जैसे बहुत ज़्यादा फैटी लीवर हो गया या पेट में पानी भर गया, उसमें भी हो सकता है। तो जो आप लक्षण बता रहे हो, उनके बहुत सारी बीमारियों में ऐसे लक्षण आ सकते हैं। हाँ, लीवर और पित्त की बीमारियों से भी ये एसोसिएटेड हो सकते हैं। अगला सवाल है, मेरी उम्र 45 वर्ष है और मुझे लिवर में सूजन बताई गई है। क्या यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत है? इसे कंट्रोल करने के लिए क्या इलाज और डाइट जरूरी है? दिनेश शर्मा का ये सवाल आया है। देखिए दिनेश जी, आपके लीवर में सूजन बताई गई है, बट सूजन एक थोड़ी सी टर्म जो आप यूज कर रहे हो स्पेसिफिक नहीं है। कुछ लोग सूजन जो फैट होती है उसको सूजन बताते हैं, कुछ लोग लीवर में एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाते हैं उसको सूजन बताते हैं, कुछ लोग सूजन किसी लीवर में किसी भी वजह से नुकसान हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो या ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी हो या जो शराब पीते हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस, उसको सूजन बताते हैं। सामान्य भाषा में सूजन का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होना, जो कई कारणों से होती है। फैटी लीवर से भी हो सकती है, वो ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी, अननेसेसरी के अपन दवाइयाँ जो लीवर को नुकसान करते हैं उससे भी हो सकती है। जो लोग शराब पीते हैं उससे भी लीवर में सूजन आ सकती है, जिसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कह सकते हैं। या कोई वायरल इन्फेक्शन से हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, या आजकल गंदे खान पीन से जो हेपेटाइटिस ए और ई के इन्फेक्शन हो रहे हैं वो भी सूजन करते हैं जी। तो आपके लीवर में किसी ने सूजन बताई है, पहली बात तो सूजन किस तरह की है और किस वजह से है, उसका आप एक बार पता करवाइए। आप जो नियर बाय आपके फिजिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे जाके अपनी जांचें करवाइए और उसके अनुसार ही आप उसका इलाज करवाइए, ताकि आगे आने वाले लीवर में जो नुकसान है उसको अपन रोक सकें। अगला सवाल है, मेरी उम्र 41 वर्ष है और मैं लंबे समय से दवाइयाँ ले रहा हूँ। क्या ज़्यादा दवाइयाँ लेने से लिवर पर असर पड़ सकता है? इससे बचाव के लिए मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए? पूजा गुप्ता का सवाल आया है। देखिए पूजा जी, कोई भी तरह की दवाइयाँ जब अपन लेते हैं किसी भी वजह से, उनके फ़ायदे तो होते हैं लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम एडवर्स इफ़ेक्ट्स बोलते हैं। अब आपने बोला कि मैं लंबे समय से दवाइयाँ ले रही हूँ, पर आपने ये नहीं बताया कि आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। सारी दवाइयाँ लीवर को नुकसान नहीं पहुँचाती, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो नुकसान पहुँचाती है, लीवर में फैट भी जमा कर सकती है या लीवर की कोशिकाओं को डैमेज भी कर सकती है, जैसे कि पैरासीटामोल है, या जो अपने देश में जो कॉमनली जो टीबी की दवाइयाँ होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट थेरेपी होती हैं, वो दवाइयाँ भी लीवर को नुकसान पहुँचाती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं कि जो आजकल लोग जिम वगैरह में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पे भी कुछ ये प्रोटीन पाउडर इस तरह के होते हैं जिनमें एडिटिव्स और कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं, स्पेशली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, जो भी लीवर को नुकसान पहुँचाते हैं। उसमें फैट कंटेंट बढ़ाते हैं, उसमें सूजन करती है और कई बार परमानेंट नुकसान होने का डर भी रहता है। कुछ और तरह की दवाइयाँ होती हैं, जैसे आर्थराइटिस के मरीज को मेथोट्रेक्सेट चल रही है, या कुछ इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होती हैं, वो भी लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप कौन सी तरह की दवाइयाँ ले रहे हो, कितने टाइम तक ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। जो भी आप दवाई लो अपने नज़दीकी फिजिशियन की सलाह से ही लें और एक पर्टिकुलर टाइम तक ही लें। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास पेशेंट आते हैं, वो एक बार अपनी लक्षणों के साथ आते हैं, वो दवाई लिखवाते हैं और गलती क्या करते हैं कि यार कौन दोबारा जाएगा, कौन लाइन में लगेगा, कौन दोबारा फीस देगा, अपन यही दवाई रिपीट कर लेते हैं। वो ओवर द काउंटर वही दवाई लेते रहते हैं और अल्टीमेटली उनके जो होने वाले एडवर्स इवेंट्स जो होते हैं उनका सामना उनको करना पड़ता है। तो डेफिनेटली नुकसान दवाइयों से लीवर में हो सकता है, जिससे ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी होती है, उसे सूजन आ सकती है, उससे आगे जाके लीवर सिकुड़ सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, और कई बार स्पेशली जैसे पैरासीटामोल की वजह से बहुत ज़्यादा डोज में लेने से लीवर फेल भी हो सकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, स्पेशली अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे लीवर फेलियर का जो मुख्य कारण है ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल की ओवरडोज की वजह से लीवर फेलियर होता है, जबकि अपने यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए, ई या पहले हेपेटाइटिस बी, इनकी वजह से लीवर फेलियर होता है। तो इसलिए डेफिनेटली इनसे साइड इफेक्ट होते हैं। आप सोच समझकर एक नियमित मात्रा में अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस तरह की दवाइयाँ लें।
बिल्कुल ही आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि कई सारे लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। एक बार मेडिसिन लिखवा दी, वो उसी मेडिसिन को साल 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू रिपीट करते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं रहता है कि वो मेडिसिन उनके शरीर पर असर भी कर रही है या वो शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हमेशा अपनी मेडिसिन एक लिमिटेड टाइम के लिए ही ले, जितना डॉक्टर ने आपको लिखी है, जो दवाई का टाइम है। उसके अलावा अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर ही दवाइयों का टाइम बढ़ाए। अगला सवाल है, मेरी उम्र 29 वर्ष है और मेरी त्वचा पर बार बार पीलापन और आंखों में हल्की पीली झलक दिखती है, लेकिन टेस्ट कभी नॉर्मल आते हैं, हमेशा ही नॉर्मल आते हैं। क्या यह लिवर की छुपी हुई कोई समस्या हो सकती है? रोहित अग्रवाल का सवाल आया है। देखिए रोहित जी, आप जो बात बोल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आपको हल्का पीलापन आँखों में या स्किन पे लग रहा है जी, जिसे सामान्य भाषा में पीलिया कहते हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। जी, तो मेरे ख्याल से ये जो आप बोल रहे हो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि यदि पीलिया होगा तो रिपोर्ट्स में आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जी, लेकिन कई बार हल्का पीलिया होता है जो बीमारी वाला पीलिया नहीं बोलते हैं उसके, जी, जिसमें बिलिरुबिन का इनडायरेक्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है, इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया जिसको बोलते हैं। और इसका जो मुख्य कारण होता है, एक सिंड्रोम होता है गिलबर्ट सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन लीवर के एक पर्टिकुलर एंजाइम से जुड़ नहीं पाता और उसका इनडायरेक्ट कंपोनेंट ब्लड में ज़्यादा घूमता रहता है। तो उसमें बिलिरुबिन 2, 3, 3.5, 4 तक जाता है। बाकी SGOT, SGPT सब नॉर्मल होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी नॉर्मल होती है। लेकिन इस दिक्कत में मरीज को कभी कोई सिम्टम नहीं आते, कभी कोई दिक्कत नहीं आती, उसकी लाइफ का एक भी दिन कम नहीं होता, तो उसको हम बिना बीमारी वाला पीलिया बोलते हैं, गिलबर्ट सिंड्रोम बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। जी, कुछ लोगों में कई बार विटामिन B12 की कमी से भी हल्का पीलिया, बिलिरुबिन 1.2, 1.5, 1.7 इस तरह का मिल सकता है, तो उनको भी ऐसा लग सकता है कि मेरा पीलियापन लग रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। बट आई थिंक जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको एक बार ढंग की, कई बार लैब क्या होता है कि लैब जो लोकल लैब होती है वहाँ पे भी रिपोर्ट सही नहीं आती, स्टैंडर्डाइज नहीं होती, तो रिपोर्ट नहीं आती। बेटर होगा कि आप किसी अच्छी जगह से, अच्छी लैब से जांच कराएं और अच्छे फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं कि आपको वास्तव में लीवर की प्रॉब्लम है या नहीं है। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया, कई बार कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका जो शरीर है वो पीला दिख सकता है। इससे बचाव के लिए आपको एक अच्छी रिच डाइट लेनी चाहिए, जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स सबका बराबर हिस्सा होना चाहिए। अगला सवाल महेश ने पूछा है, जिनकी उम्र 48 वर्ष है और उन्हें डॉक्टर ने लिवर फाइब्रोसिस बताया है। क्या यह रिवर्स हो सकता है या यह हमेशा बढ़ता ही रहेगा? इसे रोकने के लिए क्या उपाय है? देखिए महेश जी, आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि लीवर में फाइब्रोसिस डेवलप हो चुका है। जी, आज के 10 साल पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट जो हम पढ़ते थे उसमें ये था कि जब लीवर में फाइब्रोसिस सेट इन हो गया, जब फाइब्रोसिस हो गया तो वो इरिवर्सिबल स्टेज है, मतलब वापस ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जो अब रिसर्च और शोध पत्र आ रहे हैं उसमें ये क्लियर कट सामने आया है कि लीवर में जिस वजह से फाइब्रोसिस है, जिस कारण की वजह से फाइब्रोसिस है, यदि अपन उसको टारगेट करते हैं, उसको अपन रोक लेते हैं, तो आपका फाइब्रोसिस कुछ हद तक रिवर्स हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा रिवर्स हो सकता है, कुछ हद तक रिवर्स हो सकता है। अब फाइब्रोसिस क्यों हुआ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको फैटी लीवर की वजह से फाइब्रोसिस हुआ हो, तो उस कंडीशन में आपको अपने फैटी लीवर की इलाज करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ दवाइयाँ होती हैं वो लेनी चाहिए, ठीक है, आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहिए। यदि ये फाइब्रोसिस आपको ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुआ तो ऑब्वियसली शराब रोकनी चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। फाइब्रोसिस हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से भी हो सकता है, तो उसका इलाज अपने को कराना चाहिए। कई बार ऑटो इम्यून लीवर डिजीजेज होती हैं जिसमें क्या होता है अपने शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचाती है, वो भी फाइब्रोसिस कर सकती है। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, स्टीरॉयड या कुछ और तरह की इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन आती हैं, उनको अपन देंगे तो भी वो कुछ हद तक रिवर्स हो सकता है। तो ओवरऑल ये है कि किस वजह से फाइब्रोसिस होता है, उस वजह को अपन यदि टारगेट करते हैं, ठीक करते हैं, तो आपका फाइब्रोसिस कुछ हद तक रिवर्स हो सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 26 वर्ष है और मैं जिम में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेता हूँ। क्या ज़्यादा प्रोटीन्स या सप्लीमेंट्स से लिवर को नुकसान हो सकता है? अर्जुन सिंह का सवाल आया है। देखिए अर्जुन जी, आपका जो सवाल है उसके बारे में अभी पहले भी थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस किया है कि आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आप जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो वो सही है या नहीं है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है।
अधिकतर जो प्रोटीन सप्लीमेंट जो जिम या जो लोकल जो दुकानों में मिलते हैं या लोकल वेंडर से मिलते हैं या जो आप ऑनलाइन परचेज करते हो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं जी। उनमें बहुत सारे जो जल्दी बॉडी बनाने के लिए या फिर मसल्स को ज़्यादा अच्छे से हाइपरट्रोफी करने के लिए या उनको बिल्डिंग करने के लिए वो लोग कुछ एनाबॉलिक स्टीरॉयड या कुछ ऐसे एडिटिव सब्सटेंसेस डाल देते हैं जो कि लीवर को शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए प्रोटीन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अपने जो सामान्यपन खाना खाते हैं, अपनी जो दिनचर्या में सामान्य डाइट होती है उसमें भी अपन प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। यदि आप अंडे खाते हो, एग खाते हो, अंडे को सबसे अच्छी प्रोटीन माना गया। जो एग वाइट होता है वो स्टैंडर्डाइज प्रोटीन होती है, बाकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनको उससे कंपेयर करके बताया जाता है वो बेस्ट प्रोटीन है। यदि आप अंडे नहीं खाते हो तो बाकी अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि पनीर होता है, सोयाबीन होते हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं और जो दालें होती हैं उनसे अपन प्रोटीन ले सकते हैं। और बाकी जो प्रोटीन आप लेते हो यदि आप लेना सप्लीमेंट लेना भी है तो आप स्टैंडर्डाइज तरीके से मेडिकल शॉप से डॉक्टर की सलाह से ही प्रोटीन सप्लीमेंट लें। सामान्य दुकानों से या जिम की शॉप से आप प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं खरीदें, नहीं लें। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया है कि नेचुरल प्रोटीन अगर आप डाइट में इन्वॉल्व करेंगे वो आपके शरीर को नुकसान भी नहीं देगा और आपको एक लंबी उम्र तक ताकतवर रखेगा, आपको बीमारियां भी नहीं होंगी। सप्लीमेंट्स जो है उनका कहीं ना कहीं आगे एक उम्र के बाद आपको नुकसान ज़रूर दिखेगा अपने शरीर के ऊपर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल है, मेरी उम्र 52 वर्ष है और मुझे लिवर सिरोसिस के साथ पानी भरने की समस्या हो रही है। क्या यह स्टेज खतरनाक है और इसे कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरी कदम है? सुरेश यादव का यह सवाल आया है। देखिए सुरेश जी, आपके जो लक्षण आपने बताए, आपकी जो स्टेज है लीवर सिरोसिस की, उसके साथ पानी भी भर रहा है जी। इसका मतलब आपकी एडवांस स्टेज है। सिरोसिस को अलग अलग स्टेज में हम बांटते हैं। चाइल्ड ए सिरोसिस होता है जिसमें पानी भरना ये सब दिक्कतें नहीं होती। चाइल्ड बी सिरोसिस होती है, चाइल्ड सी सिरोसिस होता है। जब सिरोसिस डेवलप होता है तो शुरुआती अवस्था में लीवर सिकुड़ जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस जैसे पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, पीलिया होना या लीवर की बेहोशी आना, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आते हैं और इसी के आधार पर अपन स्टेजिंग करते हैं। क्योंकि आपके सिरोसिस की वजह से ऑलरेडी पेट में पानी आ चुका है तो आप डेफिनेटली चाइल्ड बी या चाइल्ड सी सिरोसिस में हो। अब जैसे कि पहले मैंने बोला था कि भाई इसमें किस वजह से सिरोसिस हुआ है। हो सकता है आप शराब पीते होंगे या नहीं पीते हो तो और कोई कारण होगा, जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है या ऑटोइम्यून लीवर डिजीज़ है या फैटी लीवर डिजीज़ है। जिस वजह से भी आपका सिरोसिस हुआ है उस वजह का ट्रीटमेंट पहले शुरू होना चाहिए ताकि लीवर जितना हो चुका उतना ठीक है, आगे जाके और लीवर ख़राब नहीं हो। और इसको रोकने के लिए डेफिनेटली आपको अपने नियर बाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि आपके जो पानी है वो कई बार दवाइयों से ही पेशाब के रास्ते से हम निकाल देते हैं, पानी सूख जाता है। और जब आप रेगुलर दवाइयाँ लेते हो, खाने पीने का आप परहेज करते हो, हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, नमक कम लेते हो, तो आपकी जो डिजीज़ है वो कंट्रोल अवस्था में चलती रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि ये नहीं कंट्रोल होता है, बीमारी बढ़ती जाती है, तो एंड में लीवर ट्रांसप्लांट ही इस बीमारी का एकमात्र इलाज होता है जिसमें अपन इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 33 वर्ष है और मुझे बार बार भूख ना लगना, वजन कम होना और कमज़ोरी महसूस हो रही है। क्या यह लिवर फंक्शन खराब होने का संकेत हो सकता है? नीलम जोशी का सवाल आया है। नीलम जी, आपके जो लक्षण है भूख नहीं लगना, वजन कम होना या कमजोरी आना, क्या ये लीवर की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है? तो डेफिनेटली इसका आंसर है यस। हाँ, लीवर की कमजोरी की वजह से इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। लेकिन जो आप लक्षण बता रहे हो वो सामान्य लक्षण है, वो किसी भी अंग की किसी भी बीमारी की वजह से इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। जैसे मान लो आपको फेफड़ों की टीबी हुई तो उसमें भी भूख नहीं लगना, वजन कम होना, ये सब हो सकता है। आंतों की कोई बीमारी हो उससे भी हो सकता है। तो आपको अपने जो नियर बाई फिजिशियन है उससे पास जाके बताना चाहिए कि आपके साथ इनके साथ क्या एसोसिएटेड सिम्टम है। जैसे मान लो फेफड़ों की टीबी है तो उसको साथ में खांसी भी मिलेगी या सांस लेने में दिक्कत आएगी। पेट की आंतों की दिक्कत तो आंतों के लक्षण मिलेंगे, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकती है या दस्त हो सकते हैं, या और किसी अंग की बीमारी है तो उस तरह के लक्षण मिलेंगे।
तो अपने को बाकी लक्षणों को, बाकी ऑर्गन्स को साथ में कोरिलेट करके ही डायग्नोसिस पे पहुंचते। तो इसके लिए आपको नियर बाय फिजिशियन को या जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी जांचें करानी चाहिए, क्योंकि भूख नहीं लगना, वजन कम होना, हम इनको मेडिकल भाषा में अलार्म सिम्टम बोलते हैं। अलार्म का मतलब ये खतरे वाले लक्षण है। इनकी डेफिनेटली जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए ताकि जो भी बीमारी है वो शुरुआती अवस्था में पकड़ी जाए। यूजुअली इस तरह के लक्षण तब आते हैं या तो मरीज को टीबी होती है या कहीं का कैंसर होता है, तो डेफिनेटली इनकी जल्दी से जल्दी जांच करके अपने को इसका डायग्नोसिस होना चाहिए और इलाज होना चाहिए। अगला सवाल अशोक मिश्रा की तरफ से आ रहा है, जिनकी उम्र 44 वर्ष है और उनकी रिपोर्ट में लिवर में छोटी छोटी गांठें दिखाई गई है। क्या यह कैंसर का संकेत है या कोई सामान्य बीमारी भी हो सकती है? ठीक है अशोक जी, आपकी जो लीवर में छोटी छोटी गांठें बताई गई है, अगेन गांठें जो या गांठ आप बता रहे हो थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक है मेरे लिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे पेट की सोनोग्राफी कराई, उसमें लीवर में 1 या 2 सिंपल सिस्ट होती हैं। सिस्ट क्या होता है? खाली जगह कैविटी होती है जो कि जन्म से ही होती है, जो एक्चुअली कोई बीमारी नहीं होती है। ये वैसे ही होती हैं जैसे किसी को शरीर पे तिल है ना, या किसी को 5 की 6 अंगुली है, तो वो जन्म से ही इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो वो कोई बीमारी नहीं होती। अब मान लो किसी सोनोलॉजिस्ट ने, सोनोग्राफी वाले ने बता दी कि यार तेरे तो ये गांठ है, तो वो टेंशन में आ जाता है कि यार मेरे कोई कैंसर की गांठ तो नहीं है। तो यदि इस तरह की सिस्ट है तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई गांठ नहीं है, वो कोई कैंसर की गांठ नहीं है। दूसरी एक होता है हिमेंजियोमा होता है लीवर में, जिसमें लीवर की जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून बहाने वाली नसें होती हैं, उनका गुच्छा बन जाता है, छोटा या बड़ा। तो वो भी बेसिकली गुच्छा होता है, वो भी गांठ नहीं होता। लेकिन सामान्य सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट उसको बोल सकता है कि तेरे को ये गांठ है, तो वो भी यही सोचता है कि यार कोई बड़ी गांठ तो नहीं है जी। फिर बीमारी वाली गांठें होती हैं जिनमें कैंसर की गांठें भी हो सकती है। लीवर का कैंसर भी हो सकता है या और कहीं का, आंतों का, फेफड़ों का या कहीं का भी कैंसर लीवर में जाके मेटास्टेसिस के रूप में आ सकता है, तो वो एक गांठें हो सकती है। तो डेफिनेटली आपका जो टर्म आपकी गांठें बोली है उसकी आपको जांच करानी चाहिए। जो भी नियर बाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, हेपेटोलॉजिस्ट है, फिजिशियन, उसको दिखा के, हो सकता है कि अपने को सीटी स्कैन करनी पड़े, कुछ लीवर फंक्शंस का असेसमेंट करना पड़े, उसके आधार पे ही बता सकते हैं कि आपकी जो गांठ है वो बीमारी वाली है या बिना बीमारी वाली है। ऐसे सिंपल किसी के कहने से अननेसेसरी टेंशन में नहीं आए। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताएंगे टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।